हेलो। हम लोग थर्ड ईयर प्रसार शिक्षा पेपर 1 कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें हमने पहले वीडियो के अंदर जो है प्रसार की परिभाषा और पढ़ा था उसके बारे में। अभी हम लेंगे प्रसार के सिद्धांत। ठीक है, कि प्रसार जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहला सिद्धांत है रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, हम यहाँ पर हमने क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि ये जो है नीड बेस्ड एजुकेशन है, यानी जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है हम उसको उसी का ज्ञान, उस चीज़ का ही ज्ञान उसको जो है देते हैं। तो रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत ये कहता है कि जिस भी इंसान को जिसकी नॉलेज चाहिए उसको उसी की नॉलेज दी जाए। ये नहीं कि हम उसमें फ़ोर्स करें कि नहीं आपको ये सीखना चाहिए या आपको ये ज़्यादा अच्छा है, ये सीखिए। हम उनको फ़ोर्स नहीं करें। उनकी रुचि है, अगर मान लीजिए खेती संबंधी जानकारी लेने की तो हम उनको वो ही देंगे। किसी महिला को स्टिचिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो हम उसको वो देंगे, है ना। किसी को मैकेनिक या मशीन ठीक करने की जानकारी चाहिए तो हम उसको वो जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा सिद्धांत है वो है सहकारिता और सहयोग का सिद्धांत। यानी यहाँ पर हम जो चीज़ जो भी प्रसार शिक्षा जो हम देते हैं या शिक्षण कार्यक्रम हम करते हैं उसके अंदर हम जो है उन लोगों से अपने साथ में मिलाकर उनको काम करवाते हैं जिससे कि वो खुद उस काम को करना सीखें। उनका सहयोग लेना इसके अंदर आवश्यक होता है, क्योंकि ये यहाँ पर ये प्रिंसिपल काम करता है लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि आज मुझे कुछ चीज़ सीखनी है तो मैं उसको करके देखूँगी। अगर मैं करके देखूँगी तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से उसकी नॉलेज हो जाएगी। तो ये आपका कहता है सहकारिता और सहयोग का सिद्धांत, कि उनसे सहयोग लेकर आप उस कार्य को या किसी भी कार्य को करें। ठीक है, फिर है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, जो प्रसार कार्य करता है वो एक डिफरेंट परिवेश से, एक अलग परिवेश से वहाँ पर पहुँचता है। उसका परिवेश अलग हो सकता है, उसका धर्म अलग हो सकता है, उसकी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ पर वो काम कर रहा है, जिन लोगों के लिए वो काम कर रहा है, जिस गांव में वो काम कर रहा है, उसे वहाँ की जो संस्कृति है उसको बहुत ज़्यादा अपने ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। कैसे कि क्योंकि देखिए, अगर हम कहीं पर कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे अपना प्रसार कार्य करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हम जो है उनकी संस्कृति का मजाक उड़ाएं या हम उनकी संस्कृति की इज्जत नहीं करें या उससे उनको ये कहें कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, कि ये महिलाएं जो है घूंघट क्यों निकाल रखी हैं, ठीक है, इसको घूंघट हटाइए, ठीक है, या पर्दा हटाइए। तो कहने का मतलब है कि उनकी संस्कृति का सम्मान करना। धीरे धीरे वो, क्योंकि अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, और हो सकता है कि आप उनकी संस्कृति के साथ में या उसकी मजाक उड़ाएं या उसके छेड़छाड़ करें तो उसके अंदर वो आपसे जो है विमुख हो सकते हैं, आपकी बात को ना सुने, या हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट ही नहीं करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमें जहाँ पर भी हमें कार्य करना है वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोग्राम को प्लान करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई, हम इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृति के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कमी है, त्रुटि है, कोई ऐसा जो है लोग जो है कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि सही नहीं है, तो उनको आप ग्रेजुअली या धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाकर उनको दूर कर सकते हैं। एकाएक आप जाकर कहेंगे कि नहीं ये पर्दा प्रथा गलत है जी, आप पर्दा मत करिए, आप ये मत करिए, आप ऐसा मत करिए, है ना, आप महिलाओं को जो है बाहर भेजिए। ठीक है, तो अगर आप एकाएक ये चीज़ जाकर कहेंगे तो कोई आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चेंज क्योंकि हमेशा ग्रेजुअली आता है, धीरे धीरे चेंज को हमें लाना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिक ज्ञान और प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि वो प्रसार कार्यकर्ता एक कृषि वैज्ञानिक है, ठीक है, अब वो, उसको तो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज होगी, उसकी बहुत टेक्निकल उसको नॉलेज होगी, है ना, लेकिन जब वो लोगों के बीच में जाता है तो वो एक लेमैन लैंग्वेज का या एक आम भाषा का उसको प्रयोग करना चाहिए।
और लोगों को एक व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान माने कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, ऐसा ज्ञान जिनको कि लोग स्वयं उसको अपना सकें, उनके पास में वो रिसोर्सेज हों, उपलब्ध हों। आज मैं किसी को जाकर किसी चीज़ का सॉल्यूशन तो बता दूंगी कि देखिए ऐसी मशीन आती है जो कि हार्वेस्टिंग से लेकर और उसकी सफाई और पैकेजिंग और सब कुछ अपने आप एक ऑटोमेटिक मशीन कर देती है, लेकिन वो उनके लिए व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकें, हो सकता है कि वो मशीन वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, तो उस किसान के लिए वो चीज़ व्यवहारिक नहीं है, वो सॉल्यूशन व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक उसके लिए क्या होगा, जिस सॉल्यूशन को वो किसान अपना सके। ठीक है, तो हमें ये कहना है, नेक्स्ट सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि व्यवहारिक ज्ञान हमें लोगों को देना है। और प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जो प्रसार कार्यकर्ता है वो गांव में गया और मान लीजिए कि सरपंच है कोई, है ना, कोई और कोई इन्फ्लुएंशियल है या कोई बहुत पैसे वाला कोई घर है ना, तो हम जो है उन्हीं की बात को सुन रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं या पूछ रहे हैं तो हम उनको ध्यान नहीं दे रहे या उनकी मदद हम नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रजातांत्रिक पहुंच रखनी होगी, यानी हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिसकी भी कोई भी हो, चाहे वो गरीब है या कैसा भी है, वो कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान है, मान लीजिए कोई सरपंच है या कोई भी एक आम आदमी है, हमें हर किसी की समस्या को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना है प्रजातांत्रिक तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिद्धांत हमारा क्या कहता है, करके सीखने का सिद्धांत, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, है ना। आप किसी चीज़ को याद करने के लिए ऐसा कहते हैं ना, टीचर्स आपको स्कूल में बोलते होंगे कि इसको 10 बार लिख के लाइए, इसको 5 बार लिख कर लाइए। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उसको लिखकर उसकी प्रैक्टिस करें। लर्निंग बाय डूइंग क्या कहती है, और जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो कुकिंग के अंदर क्या होता है, आपकी मम्मी आपको रेसिपी बता देंगी तो हो सकता है आपको नहीं आए, लेकिन वही चीज़ आप जब स्वयं बना कर देखेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है और उसको आप हमेशा उसको अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। तो ऐसा ज्ञान कभी हम भूलते नहीं हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इसका सिद्धांत है। जैसे किसान भी है तो उसको हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी को कुछ चीज़ ठीक करना बता रहे हैं, किसी को कुछ बनाना बता रहे हैं, तो हम उससे स्वयं से वो कार्य करवाएं, जिससे कि करने के दौरान वो इंसान उस चीज़ को हमेशा के लिए सीख जाए। ठीक है, फिर है प्रशिक्षित व्यक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, प्रसार कार्यकर्ता एक है, अब उसको एक इंसान को हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती कि उसको जो है महिलाओं की सिलाई और कढ़ाई और कुकिंग भी आती है, उसको किसानों से संबंधित चीज़ों का भी ज्ञान है और उसको जो है मैकेनिक का या कोई और चीज़ बनाने का भी उसको ज्ञान है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक इंसान एक ही चीज़ में पारंगत हो सकता है या दो में हो सकता है। ठीक है, तो और जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की वो अलग अलग क्षेत्र से हो सकती हैं। तो उस प्रसार कार्यकर्ता का जो है क्या दायित्व बनता है कि मान लीजिए कि किसी के पशु से रिलेटेड कोई समस्या है कि जी मेरी गाय को या मेरे जो ये भैंसें हैं या मेरे ये जो जानवर हैं इनमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो खुद वेटनरी डॉक्टर नहीं हो, लेकिन ये प्रसार कार्यकर्ता इस सिद्धांत के अनुसार क्या करेगा कि वो किसी वेटनरी डॉक्टर को बुलवा कर और उन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करवाएगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है, आपका प्रशिक्षित व्यक्तियों का सिद्धांत, माने जहाँ पर जिस प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता हो उसको बुलवाकर और लोगों की समस्याओं का समाधान करवाया जा सके। प्रसार शिक्षण विधि में अनुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत क्या कहता है कि हम जब भी किसी को कोई सॉल्यूशन बताएं, किसी समस्या का कोई सॉल्यूशन बताएं, तो वो सॉल्यूशन इस प्रकार का होना चाहिए जो कि व्यवहारिक है, जो उनके अनुकूल है ना, जिसको वो अपना सकते हो। जैसे मैंने अभी एक पहला उदाहरण आपको दिया था कि ऐसी मशीन जिसमें पैकेजिंग भी हो, ये भी हो, लेकिन वो क्या है, उनके अनुकूल नहीं है, हो सकता है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन लोगों को देना हो हमेशा जो कि उनके अनुकूल हो। जैसे मान लीजिए कि हम बता रहे हैं पोषक तत्वों के बारे में बता रहे हैं किसी महिला को
कि आप जो है मान लीजिए ये प्रोटीन से रिलेटेड जो है समस्या है, इसमें आप प्रोटीन पाउडर दीजिए, इसमें आप ये दीजिए। किसी को क्वाजियरकर हो गया है, किसी बच्चे को क्वाजियरकर क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग, ठीक है। तो हम उसको अगर ये कह रहे हैं प्रोटीन पाउडर दीजिए, ये दीजिए, तो इससे बेटर है कि हम उसको ये बताएं, ठीक है। उसमें अनुकूल क्या हो गया कि हम उसको ये बताएं कि देखिए आपके यहाँ पे जो है मटर जो है बहुत अच्छे से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आपके जो है आसपास मूंग बहुत होता है, तो आप उसको मूंग की खिचड़ी, मूंग के अलग अलग रेसिपीज़, क्योंकि दालों के अंदर प्रोटीन होता है, उसके बारे में बताइए, वैरायटी बताइए उसको कि आप इसको इस प्रकार से करके आप प्रोटीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चे को इसका ये जो है कुछ खिचड़ी बना कर दीजिए या कोई और व्यंजन उसको बना कर दीजिए। तो कहने का मतलब कि क्योंकि ये साधन वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो साधन वहाँ पर उपलब्ध हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमें जो है एक अनुकूल सॉल्यूशन, एक अनुकूल जो है उसका ज्ञान जो है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हमें लोगों को देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेतृत्व का सिद्धांत। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया। नेतृत्व का सिद्धांत क्या कहता है कि हम जहाँ पर अपना प्रसार कार्य कर रहे हैं उन लोगों में से ही हम चयन करें। हमें देख के पता चल जाता है, किसी एक ग्रुप को हम जब एड्रेस कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि इस ग्रुप के अंदर ये बहुत एक्टिव है ना। तो हम उसको कह सकते हैं, उसको हम अपने साथ में ले सकते हैं कि आप लोगों से ये काम करवाइएगा, आप ये काम करवाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है उन्हीं लोकल लोगों में नेतृत्व का विकास कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे उस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने में, उस कार्यक्रम को बढ़ाने में हमारी मदद कर सके। उसके बाद है पूर्ण परिवार का सिद्धांत, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, पूर्ण परिवार का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी हम विकास कार्य करें कहीं पर, हम माने जो प्रसार कार्यकर्ता कर रहा है, ठीक है, तो वो पूरे परिवार को अगर साथ में लेकर करेगा तो उसका कार्यक्रम सफल होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। कैसे कि अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ महिलाओं, परिवार किससे बना है, महिला भी है, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है। आपने सबके अकॉर्डिंग सबको कार्यक्रम दे दिए या सबको अपने साथ में सम्मिलित कर लिया। मान लीजिए जो पुरुष है कोई खेती करता है, उसको खेती से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, उसकी जो महिला है उसको घर से संबंधित या कोई और अन्य जानकारी उसको आप दे रहे हैं, बच्चों को छुटपुट शिक्षण या कुछ बनाना बता रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ में हो गया, पूरे परिवार का एक अटैचमेंट आपके साथ में हो जाता है। तो अब जब आप किसी भी बात को कहेंगे, किसी भी कार्यक्रम को आप जो है चलाएंगे, तो पूरा परिवार क्योंकि इन्वॉल्व है तो उसके सफल होने के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। तो ये है आपका पूर्ण परिवार का सिद्धांत। फिर है संतुष्टि का सिद्धांत, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी प्रसार कार्यकर्ता कोई कार्यक्रम चलाता है, कोई कार्यक्रम करता है, तो अगर लोगों में उसके प्रति, उस कार्यक्रम के प्रति, उसके रिजल्ट के प्रति संतुष्टि नहीं है तो वो कार्यक्रम सफल नहीं होगा, है ना। आपने नोटिस किया होगा कई बार कहीं किसी गांव में किसी विकास कार्य को लेकर हम जाते हैं तो लोग हमारी बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि जो उससे पहले कोई कार्यक्रम चला होगा उसका कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया, उसको लोगों ने जो है अपनाया लेकिन उसके कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आए, है ना, या वो कार्यक्रम को बीच में ही बंद कर दिया। अब इस वजह से लोगों में एक अविश्वास हो जाता है, लोग उसके ऊपर जो है विश्वास नहीं करते हैं। तो हमें इस प्रकार का जो कार्य करना है जिसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आए, हम उसका मूल्यांकन करें और लोगों को ये विश्वास जागृत करें कि हाँ, इस कार्य को करने से इसमें इस प्रकार का जो है रिज़ल्ट आएगा। हाँ भाई, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, या इस बार बहुत अच्छी पैदावार हुई, उसको बहुत संतुष्टि मिली उस कार्य से। तो नेक्स्ट टाइम भी आप उससे किसी भी नए कार्यक्रम की बात करेंगे तो वो तुरंत उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है मूल्यांकन का। अगेन ये मूल्यांकन और सेटिस्फेक्शन करीब एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मूल्यांकन करके ही हमें पता लगता है कि संतुष्टि है या नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन करके हम जो है किसी कार्यक्रम की अच्छाई बुराई
है ना, उसमें क्या कमी रह गई, नेक्स्ट जो हम कार्यक्रम करें अगर कोई कमी पहले वाले कार्यक्रम में रह गई तो हमें मूल्यांकन से ही पता चलेगा और नेक्स्ट कार्यक्रम में हम उसको अवॉइड करेंगे, उसको और अपडेट करके उस कार्यक्रम को करेंगे। फिर है तटस्थता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि कई बार क्या होता है कि एक कार्यक्रम शुरू किया, कुछ लोग भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद प्रसार कार्यकर्ता स्वयं ही उस कार्यक्रम को उसमें ढिलाई आ गई, वो छोड़ के चला गया, छुट्टी पे चला गया, कुछ भी एक डिसकंटिन्यू हो गया वो कार्यक्रम, ठीक है। तो इस तरीके से, और वो स्वयं भी तटस्थ नहीं है ना, वो लोगों को जब खुद ही तटस्थ नहीं है प्रसार कार्यकर्ता या खुद ही फर्म नहीं है किसी एक डिसीजन के ऊपर, तो वो लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका भी माइंडसेट जो है समय समय पर बदलता रहेगा, तो वो लोगों को कैसे प्रेरित करेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रसार कार्य किया और किसी ने उसको अपनाया और उसकी पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो आप अन्य लोगों के सामने उस व्यक्ति को, उस महिला को, उस बच्चे को प्रोत्साहित करिए कि देखिए इन्होंने ये कार्य किया, इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, ये सबके लिए प्रेरणा है, या इस तरीके से है। जब एक दो लोगों को ऐसे प्रोत्साहित किया जाएगा तो वो भी एक तरह से आपके साथ में शामिल हो जाएंगे उस आगे प्रसार कार्य करने के लिए, है ना, लोगों को नॉलेज देने के लिए। होता है ना, क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो उसको टीचर अगर उसकी पीठ थपथपा देती है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे अब और भी आगे भी अच्छा ही काम करना है। तो ये कहता है आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा लेंगे इसका महत्व क्या है प्रसार शिक्षा का, इसके गुण क्या हैं, इसकी फिलॉसफी और प्रसार कार्यकर्ता के कर्तव्य क्या है।